हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का परिचय और उसके स्रोत पढ़े थे कि हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की, ऋग वैदिक काल की और पूर्व वैदिक काल की। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऋग वैदिक काल का जो समय निर्धारित किया गया वो 1500 बीसी से 1000 बीसी किया गया। और जो हमें स्रोत मिले हैं जैसे कि पुरातात्विक स्रोत जो है बोगाच का अभिलेख जो कि मध्य एशिया या माइनर एशिया टर्की से मिला है, 1400 बीसी का है। और अगर बात की जाए साहित्यिक स्रोत की तो ऋग्वेद से। और एक और जो पुरातात्विक स्रोत है जो कि गैरिक मृदभांड, जिसको कि गैरिक मिट्टी के बर्तन, गेरू मिट्टी के बर्तन कहा जाता है, और इंग्लिश में बात की जाए तो ओकर कलर्ड पोट्री। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक काल, इसका हम सबसे शुरू में पढ़ेंगे इसका सामाजिक जीवन कैसे था, मीन्स इसकी सोशल लाइफ कैसे थी। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो उसमें जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक को इंग्लिश में पैट्रियार्चल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता था पिता मुखिया होता था परिवार का, और पिता को कुलप कहा गया है। कुलप का अर्थ होता है कुल का मुख्य पुरुष। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, और जो परिवार देखने को मिले वो संयुक्त परिवार थे। मतलब जो साक्ष्य मिले हैं जैसे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर भी मिले हैं, तो उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार थे। वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म आधारित थी। ये 90 मंडल पे से मिलता है, मतलब ऋग्वेद के 90 मंडल मतलब 90 अध्याय से मिलता है। इसमें एक व्यक्ति लिखते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है, मेरी माता आटा चक्की चलाती है। तो इससे पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। मीन्स कि अगर जिसको शिक्षा या जिसको इन सब चीज़ का ज्ञान है वो ब्राह्मण वर्ग में जाएगा, जो ताकतवर है वो क्षत्रिय वर्ग में जाएगा, इस तरह से। पर अगर हम बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति के आधार पर विभाजित हो गई थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हम रिलेट करके पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो इसको ठीक से समझिएगा। दास प्रथा का इसमें प्रचलन था, पर वैसा दास प्रचलन नहीं था जैसे कि यूरोप कंट्रीज में रहता था। अब देखिए स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये कुछ 2 पॉइंट में लिखा है मैंने। जो पुत्रियों का था वो उपनयन संस्कार उनका भी किया जाता था। मतलब उपनयन संस्कार का मतलब विद्या आरंभ से है। ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। विदुषी महिला इसमें 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनका नाम है, और भी थी बट ये 3 हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ये आपको याद रखनी है ऋग वैदिक काल की। ध्यान से सुनिए, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। और जो उत्तर वैदिक काल की हैं गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, तो ये जो होंगे इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है ऑब्जेक्टिव कि ऋग वैदिक काल की या उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं इनमें से कौन नहीं हैं। तो इनमें से आपको 3 नाम ये दे दिए जाएंगे और एक नाम उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला का दे दिया जाएगा, और आपको उसमें नहीं में टिक करना है। तो यह 3 नाम को अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें पुनर्विवाह कर सकती थी स्त्री यदि अगर उसका पति मर जाए, उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। नियोग की प्रथा भी थी। नियोग की प्रथा मतलब अगर पति मर जाए तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। पर बाल विवाह, देखो बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। तो मतलब स्त्री की जो स्थिति वो काफ़ी अच्छी थी। उसको विद्या के लिए भी मतलब स्कूल तो नहीं कहेंगे, विद्यापीठ भेजा जाता था, गुरुकुल भेजा जाता था विद्या ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और जो था ऐसी प्रथा भी नहीं थी कि विवाह ना कर सके अगर पति की मृत्यु हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्त्री की स्थिति थी ऋग वैदिक काल में वो अच्छी थी। पर अगर हम आगे बढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में तो ये जो स्थिति है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। जो ग्राफ है स्त्री की स्थिति का वो कम हो जाएगा।
आर्य जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार का ये भोजन करते थे। और मनोरंजन की बात की जाए तो पासा, नृत्य, इन सब चीज़ों से ये मनोरंजन किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं राजनीतिक जीवन में। राजनीतिक जीवन मीन्स पॉलिटिकल लाइफ। तो पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज जो था वो कबीलाई व्यवस्था पे आधारित था। कबीला मतलब, कबीला का अर्थ है उन लोगों का समुदाय जो कि जंगलों में रहते थे और अशिक्षित होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो उन लोगों के समुदाय को कबीला कहा जाता था और इसको जन कहा जाता था। और कबीले का एक राजा होता था जिसको गोप कहा जाता था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था, तो आंसर होगा गोप। राजा की सहायता के लिए 4 समितियां थी उस समय। समिति, सभा, विदत और गण, ये 4 समितियां थी। तो इस समय क्या था कि ये समाज था वो राजतंत्रात्मक भी था और गणतंत्र भी था। मीन्स कि राजा भी होते थे और गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक भी था। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होता था, वंशानुगत नहीं था। ठीक है, तो फिर भी जब मतलब जो स्थिति थी वो अच्छी थी। और राजा की सहायता के लिए ये समिति थी, जो कि ये 4 हैं, समिति, सभा, विदत और गण। समिति देखिए क्या होती है। समिति जो थी वो आम सभा थी। विदत जो था वो उपज, लूट, बंटवारा इससे संबंधित थी। इसका मतलब कि देखो, समाज में बहुत सारे कबीले होते थे, तो कबीलों में कभी लड़ाई भी हो जाती थी, लूट पाट ये सब चीज़ें हो जाती थी। तो जो लूट का सामान आता था वो विदत समिति तय करती थी कि किसको कितना मिलना चाहिए, कितना बंटवारा होना चाहिए, उपज का बंटवारा कैसा होना चाहिए। ठीक है। गण जो थी वो कुलीनों की सभा थी। कुलीन मतलब एक अच्छे ऊंचे कुल के व्यक्तियों की एक सभा थी। और जो समिति और गण थे इसमें महिलाओं को शामिल किया जाता था। मतलब इनमें महिलाएं भी भाग लेती थी। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में इनका जो भागीदारी होगी इसमें ख़त्म हो जाएगी। आर्यों की प्राचीन संस्था जो थी, सबसे पुरानी जो संस्था थी वो विदत थी। ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बनता है कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, तो विदत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो समाज था वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, साथ ही गणतंत्र भी थी। मैंने अभी बताया कि जो समाज था वो राजतंत्रात्मक था, मतलब यहाँ पर राजा होता था पर राजा का बेटा राजा नहीं होता था, इसलिए गणतंत्र भी थी। मतलब राजा जो था वो जनता द्वारा चुना जाता था और राजा कुछ अधिकारी नियुक्त करता था जिसको रत्नीम कहते थे। भूमि का स्वामित्व जनता होती थी, खुद राजा नहीं होता था। इसमें एक प्रकार का बलि जो था वो एक कर था, टैक्स था। टैक्स जो व्यवस्था थी इसमें इतनी अच्छे से विकसित नहीं थी, क्योंकि इसका अभी हम जब आर्थिक जीवन पढ़ेंगे तो इसका जो आर्थिक रूप से जो आता था वो पशुपालन से आता था। तो कृषि इतना अच्छा नहीं था, तो इसमें जो कर है, जो बलि कर है, वो स्वेच्छा से दिया जाता था राजा को। जितना वो दे सके अपनी इच्छा से, वो अपनी इच्छा से देते थे। तो जो कर था वो एक व्यवस्थित नहीं था। न्याय का इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये हो गई राजनीतिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, ये राजनीतिक जीवन। अब हम बढ़ेंगे आर्थिक जीवन की ओर, जो कि होगी इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक जीवन कैसे था, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीकरण थी, पर जो ये ऋग्वैदिक काल था ये इसकी जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था पशुपालन था। अब हमें ये किससे पता चलता है, देखिए, गाय को अघन्य का सर्वाधिक महत्व दिया है। ठीक है, गाय अघन्य मतलब जिस ना मारे जाने वाला पशु। ठीक है, तो गाय को अघन्य कह के पुकारा गया है इसमें, और इसका सर्वाधिक महत्व है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व गाय को दिया है। इसका ऋग्वेद में 176 बार वर्णन है। ठीक है,
कृषि का महत्व थोड़ा कम है क्योंकि इसमें जो ऋग्वेद में मंत्र मिले हैं कृषि से रिलेटेड वो सिर्फ 24 हैं। तो इन दोनों से हम रिलेट करके बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा महत्व है, पशुपालन का या कृषि का। तो पशुपालन जो है वो मुख्य आधार था ऋग्वैदिक काल के समाज का। उद्योग की बात की जाए तो बढ़ई, रत्तकार, बुनकर, कुम्हार आदि इस तरह के उद्योग होते थे। व्यापार केवल आंतरिक होता था, आंतरिक का मतलब, और वो भी विनिमय द्वारा, मतलब इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं इसको, जैसे कि वस्तु के बदले कोई चीज़ को बदलना, जैसे कोई चीज़ किसी से लेना, उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ एक चीज़ दी, दूसरी चीज़ ली, मतलब क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी मुद्रा की खोज नहीं की गई थी। जैसे किसी को गेहूँ दिया तो उससे क्या ले लिए, चावल ले लिए, इस तरीके से, मतलब एज एन एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं धार्मिक जीवन में, जो कि रिलीजियस लाइफ होगी, तो पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की रिलीजियस लाइफ। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो 3 थे जो मैंने अभी बताया, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पर धार्मिक जीवन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऋग्वेद का जो चैप्टर है ये धर्म से ही रिलेटेड है। तो इसमें धार्मिक जीवन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी, ये जो लोग थे इस समाज के, वो बहुदेववादी मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे और प्रकृति की भी पूजा करते थे। देवताओं को इसमें 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया गया, जो कि 3 श्रेणियां हैं, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो इंद्र को दिया गया है, जिसको पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किले को तोड़ने वाला। इसमें जो ऋग्वेद में इंद्र से रिलेटेड मंत्र हैं वो 250 हैं। 250 श्लोक सिर्फ इंद्र से रिलेटेड हैं। और दूसरा, अगर किसी को प्रमुख माना है तो वो अग्नि को माना गया है। इंद्र के बाद अग्नि के 200 श्लोक हैं। और अंतरिक्ष से रिलेटेड जो देवता हुए हैं वो मारुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी से रिलेटेड जो देवता हुए हैं वो अग्नि, पृथ्वी, सोम जो कि वनस्पति के देवता हैं, बृहस्पति, सरस्वती। आकाश से जो रिलेटेड देवता हैं वो हैं सूर्य, वरुण। वरुण जो हैं वर्षा के देवता हैं, उषा, सविता। ठीक है, जिसका अर्थ है चमकता सूर्य, जिसका जो उल्लेख है वो 3रे मंडल में मिलता है और इन्हीं को समर्पित गायत्री मंत्र है। अब क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन आया है कि गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, जिनमें 2 ऑप्शन ये होते हैं, एक गायत्री और एक सविता। तो गायत्री आपको टिक नहीं करना है, टिक आपको सविता करना है। गायत्री करेंगे तो गलत हो जाएगा। विष्णु, मित्र, पूषण और अश्विन। तो देखिए जो मित्र हैं वो उगता हुआ सूरज और सविता चमकता हुआ सूरज। अश्विन चिकित्सक देवता और पूषण पशुओं और औषधि। तो ये है पूर्व वैदिक काल से रिलेटेड राजनीतिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। अगले जो वीडियो आएगी वो उत्तर वैदिक काल की आएगी, उसमें उनका राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, इसी तरह उनका सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। तो इसको तब तक अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपने पहले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी तो पहले उनको देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप एकदम से कोई नई वीडियो देखते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए पुरानी जो वीडियोस अपलोड की गई हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाइए और पहले पुरानी वीडियोस को देखिए, फिर जाके टॉपिक वाइज जो है वीडियोस को देखिए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि उत्तर वैदिक काल की होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।